प्राची देसाई एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रहती थी। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 4 इंच की, ना बहुत ज़्यादा सुंदर ना खराब। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। 2 भाई और एक अकेली लाडली खुद प्राची थी। प्राची एमए कर रही थी। उसका मन था पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तभी शादी के बारे में सोचेगी, क्योंकि उसके पापा ने लड़के देखना शुरू कर दिए थे। प्राची स्वभाव की सरल और शालीन थी। बेझिझक वो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। सीधी सी, कम बोलने वाली थी। हमेशा इसी चक्कर में रहती थी कि उसकी कोई बात सामने वाले को बुरी ना लग जाए। प्राची के भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। जैसा कि हर पिता अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढते हैं, वैसे ही प्राची के पापा भी अपनी बेटे के लिए राजकुमार ढूंढ रहे थे। प्राची अपनी माँ और भाई से ज़्यादा खुलकर बात करती थी और हमेशा कहती, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पापा को बोल दो आप। मम्मी, प्राची तू जानती है तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर भी मैं बात करूँगी। भाई भी चिढ़ाते थे प्राची को, ओए पागल, तू अपने घर जाएगी तभी तो हम अपनी दुल्हनिया लाएंगे, वरना तू परेशान करेगी ननद बनकर। प्राची हाथ में चप्पल ले दौड़ा लेती थी मारने के लिए। सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ती भागती रहती थी। एक दिन प्राची के पापा एक रिश्ता पसंद कर आए, साथ में लड़के की फ़ोटो भी लेकर आए। प्राची के भाइयों का नाम अजय और विनय था। पापा ने अजय और विनय को फ़ोटो दिखाकर बोले, प्राची के पापा, लो भाई देख लो अपनी बहन के लिए लड़का कैसा है। अजय, पर पापा प्राची पढ़ना चाहती है तो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। पापा, हाँ, पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लड़का दिल्ली में बिजली विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है। देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे तो लग रहा है प्राची के लिए इससे बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता है। मुझे तो लड़का पसंद है, प्राची से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप पापा की हाँ में हाँ मिला दिए। फ़ोटो लेकर प्राची के पास पहुँचे। ओए देख, पापा तेरे लिए एक बकरा ढूंढ लाए हैं, छेड़ते हुए। हाँ, उनको पता भी है प्राची बकरी है तो बकरा ही लाएंगे। और दोनों हंसने लगे। प्राची, ये रहे तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा। प्राची फ़ोटो तो ले ली पर बोली, भैया मैं पहले कुछ करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। अजय, हाँ यार, बात तो तेरी सही है, पर पापा पूरा मन बना लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी या मम्मी की सुनेंगे। और कोई ना, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, आमदनी भी अच्छी है, दिल्ली में खुद का बड़ा सा घर है, पापा बता रहे थे। और रही तेरी जॉब करने की बात, तो तू भी वहीं दिल्ली में ही कोई जॉब कर लेना। प्राची भी सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। रात में जब सारे घर वाले सो जाते हैं तो प्राची चुपके से फ़ोटो देखने लगी। फ़ोटो देखकर प्राची को एक सिरन सी महसूस हुई, मानो उसके दिल से आवाज़ आई कि शायद यही है मेरे सपनों का राजकुमार। अगले दिन प्राची से पापा ने कहा, बेटा परेशान ना हो, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं, वो तुझे जॉब करने से कभी मना नहीं करेंगे और तुम राज करोगी राज। और अपनी एक फ़ोटो दे दो, लड़के वाले मांगे हैं। प्राची की फ़ोटो भी भेज दिया गया लड़के वालों को, और प्राची को भी पसंद कर लेते हैं सब। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शादी की बातें चलने लगी क्या, लगभग तय हो गई थी। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के मन में 1000 तरह के सवाल तो रहते ही हैं, साथ ही एक अलग ही एहसास महसूस होता है। सिंदूर सिर्फ मांग की शोभा नहीं रहता, इसमें बड़ी ताकत होती है जिसे हम कभी नहीं देख पाते हैं। उससे भी प्यार हो ही जाता है। प्राची के मन में भी अपनी शादी को लेकर एक अलग ही एहसास चल रहा था। शादी का दिन भी धीरे धीरे पास आ गया और बड़ी ही धूमधाम से प्राची की शादी पवन देसाई के साथ हो गई। प्राची की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। बड़े अरमानों की डोली ले प्राची मायके की दहलीज से ससुराल की चौखट पर आ गई।
सब कुछ बड़ा अलग सा था प्राची के लिए, मानो अपने सपने के महल में आ गई थी। एक तरफ जहाँ माँ बाप भाई से बिछड़ने का दर्द था, वहीं एक नया घर मिलने की खुशी भी थी। प्राची का स्वागत भी जोरों से हुआ, वो भी बड़ी खुश थी। उसके अंदर एक हलचल मचा हुआ था कि उसका पति पवन का नेचर कैसा होगा, मैं उसे पसंद आऊँगी कि नहीं, और मेरे सास ससुर का नेचर कैसा होगा मेरे लिए। इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी थी कि बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई बाहर आंगन से। प्राची दरवाजे की ओर से झांक कर देखने लगी तो देखती क्या है कि उसका पति पवन अपनी मम्मी को गोद में लेकर रो रहा है। बार बार आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा चिल्ला रहा है। प्राची की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी से पूछती है तो पता चला कि बेहोश हो गई हैं, उनकी यही बीमारी है। और पवन अपनी मम्मी को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहा था। प्राची ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लड़का अपनी मम्मी को इतना प्यार करता है, वो लड़का अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। यही सब सोचकर प्राची मन ही मन बड़ी खुश थी। प्राची अपने अरमानों के झूले में खुशी के पंख लगाकर झूल रही थी। सारा दिन जैसे तैसे निकल गया। आखिरकार वो पल भी आ गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतज़ार रहता है। शादी की पहली रात, एक दूसरे के बारे में जानने की रात। पवन को कमरे में आया देख प्राची पूरी शर्म से लाल हो जाती है और झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। पवन ने बड़े प्यार से प्राची को बेड पर बिठाया और पूछता है कि प्राची तुम खुश हो ना? प्राची, जी हाँ, मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से आप अपनी मम्मी जी के लिए परेशान थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है वो मुझे कितना प्यार करेगा। कहते कहते प्राची रुक गई। पवन, हाँ प्राची, मम्मी मेरी जान है। मेरे लिए सबसे पहले मम्मी है, उसके बाद ही और कोई रिश्ता है। मैं उनको जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें भी वही करना है। वो जितना कहें उतना ही करना, अपनी मर्जी ना चलाना, समझ गई? कड़े शब्दों में पवन बोला। इतना सुनते ही एक पल के लिए तो प्राची को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पवन ने एक बार भी उसके बारे में बात नहीं किया और ना ही कुछ पूछा। प्राची ने हाँ में जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि परिवार में सबको खुश रख सकूँ। पवन, हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। फिर प्राची को गले से लगा लिया और चूमने लगा। प्राची के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। पवन प्राची को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा, लेकिन प्राची को पता नहीं क्यों कैसा डर सता रहा था। दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। पवन को तो नींद आ गई, पर प्राची को नींद नहीं आई। वही ससुराल में पहली सुबह ही अगर देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसके मन के इसी डर ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह जल्दी से उठकर प्राची नहा धोकर तैयार हो सासू माँ के पास पहुँच गई। पैर छू आशीर्वाद ले आगे और क्या करना पूछने लगी। प्राची की सास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, या यूँ कहें कि उनकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। प्राची की ननद भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ प्राची के लिए अब घर का माहौल पुराना सा लगने लगा और सबका स्वभाव भी प्राची को पता चल चुका था। प्राची सारा दिन दौड़ भाग करती थी, सबकी इच्छाओं का सम्मान करती थी, कभी सास का काम, कभी ससुर जी का और कभी ननद का। किसी के काम में ज़रा सी देरी होती तो सासू माँ के ताने और आलोचनाएं सुनने पड़ते थे। चुपके चुपके रात में रोती रहती थी। कभी कुछ पवन से कहना चाहती तो नहीं कह पाती थी, कहे भी तो कैसे। पवन मम्मी का लाडला था, कुछ भी नहीं सुनता। धीरे धीरे प्राची को इन सब की आदत होने लगी थी। काफ़ी समय के बाद प्राची के भाई प्राची को मायके लेवा लाए। अब जो प्राची वापस आई थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्राची की मम्मी परेशान रहती और बेटी को गोद में लेकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तू पहले से इतनी शांत क्यों रहती है? क्या कोई दिक्कत है? मुझे तो बता। प्राची कुछ जवाब नहीं देती। प्राची को लगता था कि अभी मैं पहली बार गई थी
शायद इसीलिए उसकी प्रॉब्लम हो रही है। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। प्राची सारा दिन पवन के फ़ोन का इंतज़ार करती थी, पर पवन कभी भी प्राची से बात नहीं करता था। और जब प्राची फ़ोन करती तो प्राची की सास बात करती थी। अब धीरे धीरे प्राची को ये सब खटकने लगा। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी, पर कहे भी तो कैसे। प्राची का दर्द माँ को, उसके पापा को और भाइयों को बखूबी दिख रहा था। प्राची अपने पापा से कहती थी, पापा आपको मेरी शादी नहीं करना चाहिए था। पापा भी चुप हो जाते थे। एक दिन पवन के पापा प्राची को लेने के लिए आते हैं। प्राची भी खुशी खुशी जाती है। उसे लगता है कि इस बार मुझे ससुराल में पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राची फिर से पहुंच जाती है अपने घर ससुराल। प्राची के लिए वहाँ का माहौल पहले से भी खराब मिला। पवन हमेशा अपनी मम्मी के गोद में सिर रखकर सोया रहता था। प्राची से बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। ऑफिस से घर वापस आकर मम्मी पानी देना आवाज़ लगाता वह। तब तक प्राची भागकर पवन के पास पानी लेकर पहुंच जाती थी, पर पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह चिल्ला पड़ता, पानी मैंने मम्मी से मांगा था, तुझसे नहीं। तेरे पास दिमाग है या मायके भूल आई। प्राची को ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता। रात में प्राची पवन का इंतज़ार करते करते सो जाती। सुबह जल्दी से उठकर पवन को ढूंढती तो पवन मम्मी के पास सोया हुआ रहता। प्राची के पूछने पर कि आप यहाँ क्यों सोए हैं, तो बोलता, बचपन से यहीं सोने की आदत है ना, इसीलिए दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। अब प्राची के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा और वो बोल पड़ती थी, और फिर तो घर में भूचाल आ जाता था। पवन अब प्राची पर हाथ उठाने लगा। बात बात पर थप्पड़ रसीद कर देता था प्राची के गाल पर। प्राची की ज़िंदगी अब बद से बदतर होने लगी थी। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती थी, सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी, और ज़रा सा कुछ इधर उधर होता तो सिर्फ ताने गालियाँ ही मिलती थीं। प्राची को अपनी किस्मत पर रोना आता। एक दिन प्राची सच धरकर पवन के आने का इंतज़ार कर रही थी। पवन के आते ही भागकर पवन के पास जाती है और पवन को गले से लगाकर पूछती है कि पवन, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कहिए ना। आपके घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सब मुझसे खुश रहें। इतना सुनते ही पवन का दिमाग और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया और प्राची को मारने लगा और बोला कि तू मुझे भड़का रही है मेरे परिवार वालों के खिलाफ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई। प्राची के रोने और चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी, पर किसी के दिल तक नहीं जाती थी। प्राची को कुछ नहीं समझ आता कि क्या करे, कैसे ये सब सही करे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। हर दिन मारना पीटना पवन की आदत बन गई थी। परिवार में कोई नहीं सुनता प्राची की। पवन के लिए प्राची कोई बेकार सी पड़ी हुई चीज़ थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक दिन अजय दिल्ली घूमने के लिए गया और सोचा कि अब यहाँ तक आया हूँ तो अपनी बहन से मिलता चलूँ। इधर पवन गुस्से से प्राची को मार रहा था। तभी अजय आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देता है और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। अब दर्द हुआ? अब तो मानो आसमान से बादल फटकर ज़मीन पर आ गिरा हो। पवन की मम्मी, ले जा तू अपनी बहन को यहाँ से। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया है। ना शकल ना सूरत, देख कर ही उबाल आता है। पवन, अब तो तुम दोनों भाई बहन चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अजय, अबे जा, मेरी बहन 1 मिनट भी नहीं रहेगी यहाँ पर, कहकर प्राची को बोलता है, तू अभी चल यहाँ से, तुझे अब 1 मिनट भी मैं नहीं रहने दूँगा। दोनों भाई बहन वापस वाराणसी आ जाते हैं। लो पापा, मन भर गया ना आपकी बेटी को इस हालत में देखकर। मना कर रहा था मैं, अभी रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है शादी की। पर नहीं, बड़ा लायक दामाद ढूंढे थे ना। देखो अपनी बेटी को,
प्राची के पापा और मम्मी बस रोए जा रहे थे अपनी बेटी को देखकर। प्राची तो बस शून्य सी हो गई थी, कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होगा या क्या करे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1.5-2 महीने बीत चुके थे प्राची को आए, पर ससुराल से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि प्राची कैसी है। कुछ दिनों के बाद प्राची को मितली चक्कर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि प्राची प्रेग्नेंट है। प्राची की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अभी भी उम्मीद थी कि बच्चे के आ जाने से मेरा और पवन का रिश्ता सुधर जाएगा। प्राची, मम्मी, मैं ये खुशखबरी पवन और अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ। मम्मी, ठीक है बेटा, एक कोशिश करके देख लो, क्योंकि बच्चे के आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। प्राची बड़ी हिम्मत जुटाकर पवन को फ़ोन करती है। पवन, हेलो, कौन? प्राची, पवन, मैं प्राची। पवन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फ़ोन करने की? प्राची, पवन, आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक मौका और नहीं दे सकते? पवन, मेरा तुमसे और बच्चे दोनों से कुछ नहीं लेना देना है, और सोचना भी मत वापस आने की। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे मरना चाहती है, और आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना, नफ़रत है मुझे तुमसे, कहकर पवन ने फ़ोन काट दिया। प्राची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहती कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं। दोनों भाई, प्राची के पापा मम्मी, सब प्राची को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। प्राची को अब अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। प्राची के पापा अंदर ही अंदर रोज़ मरते। एक दिन प्राची के नाम का लेटर आता है। प्राची खुशी से उछल पड़ती। उसे लगा पक्का पवन का ही होगा। आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया पवन को। सोचते हुए लेटर खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसके हाथ से लेटर छूटकर नीचे गिर गया। जब अजय ने लेटर देखा तो कोई लेटर नहीं बल्कि तलाक का पेपर था, और उस पर पवन के सिग्नेचर भी। अजय भी हैरान हो गया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, प्राची को क्या समझाए, कौन सा सांत्वना दे। हमारे देश में, हमारे समाज में तलाक शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता है। तभी तो लड़कियां 1000 दुख सह लेंगी, लेकिन तलाक शब्द से ही डर जाती हैं। प्राची के तलाक की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता, अरे क्या हुआ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, आज मारेगा तो क्या कल प्यार भी तो करेगा। किसी किसी को बड़ा प्यार आता प्राची पर तो कह देता कि अरे अभी उम्र ही क्या है, भरी जवानी अकेली कैसे काटेगी। कोई कहता अब क्या, अब तो बच्चा भी होने वाला है। तो कोई कहता होने वाला है, हुआ थोड़ी है, बच्चे को गिराकर दूसरी शादी कर देनी चाहिए प्राची की। प्राची की मम्मी को भी लगने लगा कि हाँ सही बात है, सब सही कहते हैं, प्राची का अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी कर देंगे। एक दिन हिम्मत करके प्राची की मम्मी ने प्राची के पापा से कहा, क्यों ना हम प्राची की दोबारा से शादी कर दें। प्राची के पापा, पागल हो गई हो तुम, ये भी कोई वक्त है प्राची से किस मुंह से पूछें। प्राची को देखकर मेरा कलेजा फटता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से प्राची यहाँ आई है उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आग लगे ज़माने को मैं हर फैसले में अपनी बेटी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं अपने जीते जी उसको अकेला महसूस नहीं होने दूँगा। मुझसे जो बन पड़ा वो सब करूँगा। अब और नहीं रोने दूँगा अपनी गुड़िया को। प्राची के पापा प्राची को अपने पास बैठाकर पूछते हैं कि बोल बेटा, तू क्या चाहती है। वापस उस घर में अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। अब बता, इस बच्चे के बारे में तेरा क्या फैसला है। प्राची समझ गई थी पापा क्या कहना चाहते हैं। प्राची, पापा, अपने बच्चे को जन्म दूंगी और पालूंगी। अपने बच्चे की माँ भी मैं और बाप भी मैं ही। मुझे दोबारा से शादी वादी नहीं करनी, और अब मुझे भी उस जानवर से तलाक चाहिए। पापा प्राची को अपलक देखते रह गए और बोले कि आज मेरी गुड़िया कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब मुझे भी कोई डर नहीं है,
तुझे जो भी करना है तू कर, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। प्राची, थैंक यू पापा कहकर पापा से लिपट कर रो पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद प्राची को बड़ी ही प्यारी बेटी पैदा हुई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। प्राची अपनी बेटी को गोद में लेकर चूमने लगी और बोली, मैं तेरी माँ भी हूँ और पापा भी। अकेले ही मैं तुझे पाल पोस कर बड़ी करूँगी और दिखा दूँगी सबको कि मुझे किसी पुरुष के सहारे की ज़रूरत नहीं है। प्राची के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। प्राची भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। प्राची बड़ी ही अच्छी टीचर थी। एक दिन प्राची ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं सोच रही थी कि मैं एक किराए पर घर ले लूँ। मैं कब तक ऐसे रहूँगी। मैं अपना अलग से एक घर अपनी बेटी के लिए बनाना चाहती हूँ। पापा कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से कहीं चले गए और शाम को जब वापस आए तो उनके हाथ में कोई पेपर था और प्राची को देकर बोले, ये ले बेटा अपना घर, अब किराए पर घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राची ने देखा पापा ने अपना दूसरा वाला घर प्राची के नाम कर दिया है। प्राची के तलाक का केस दर्ज हो गया था और जब जब सुनवाई होती प्राची जाती थी। प्राची की बेटी भी 3 साल की हो गई थी और अब तो वो भी कभी कभी पूछती थी, मम्मा पापा कहाँ हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। प्राची को जवाब नहीं देती और इधर उधर की बातें बनाकर बेटी को बहला दिया करती थी और अकेले में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोती थी और सोचती थी कि क्या करूं, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। प्राची की तलाक की हियरिंग थी, उसे जाना था। बेटी की तबीयत भी ख़राब थी तो प्राची ने सोचा कि चलो बेटी को भी साथ ले चलती हूँ। इधर प्राची अपनी बेटी और पापा के साथ गई थी। उधर पवन अपनी माँ के साथ आया था। पवन पहली बार देखा कि प्राची के साथ एक छोटी सी बच्ची भी है और वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं है। प्राची की बेटी का नाम स्वीटी था। प्राची ने अपनी बेटी से कहा कि तू बार बार पूछती हो पापा के बारे में, ये हैं तेरे पापा जिन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब तू 1 महीने की मेरे पेट में थी। गुस्से में प्राची पवन की तरफ देख रही थी, लेकिन पवन को तो मानो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। स्वीटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार भी थी। स्वीटी भी स्कूल जाने लगी थी और वो भी अपनी मम्मी की भावनाओं को समझने लगी थी। उसे भी समझ में आ रहा था कि मेरे पापा कैसे हैं। अब स्वीटी अपनी मम्मी से पापा के बारे में नहीं पूछती थी, पर हमेशा चुप चुप रहती थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसकी ये घुटन प्राची से नहीं छुप सकी। वो अपनी बेटी के मन को पड़ चुकी थी और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार पवन से बात करे। पति ना सही पर वो मेरी बेटी का बाप तो है। प्राची ने पवन को फ़ोन किया और बोली, पवन, स्वीटी तुम्हारी बेटी है। पवन, हाँ तो क्या, वो तुमसे बात करना चाहती है। जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अभी प्राची की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पवन बोल पड़ा, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ प्राची, तुमने मुझे नहीं बताया था स्वीटी के बारे में। प्राची, अच्छा क्या बताती, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो था तुम्हें, तुमने क्या कहा था याद है। पवन, हाँ, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ प्राची। पर हाँ, एक काम हो सकता है, तुम स्वीटी को मुझे दे दो, मैं उसकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। प्राची, चुप करो, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। स्वीटी मेरी जान है, मेरा जहान है, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती हूँ, मेरे जीने का सहारा है। आज तो तुमने कहा, आगे कभी सोचना भी मत, स्वीटी सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था थोड़ी सी गैरत तुम्हें अभी भी बची होगी, पर नहीं, मैं गलत थी और गलती कर दी फ़ोन करके, कहकर फ़ोन रख दी। स्वीटी अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रही थी। फ़ोन रखकर प्राची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी स्वीटी आकर अपनी मम्मी के आंसू पोंछने लगी और बोली, मम्मा मुझे नहीं चाहिए पापा, मैं आपके साथ ही खुश हूँ, आप बस चुप हो जाओ,
मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगीं, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सुकून के थे, प्यार के थे। प्राची को स्वीटी के सभी सवालों से आज़ादी मिल गई थी, जो उसकी बच्ची बार बार पूछा करती थी। प्राची को बहुत दिनों के बाद एक अजीब सा सुकून मिला था, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक और डर बैठ गया था कि कहीं पवन मेरी बच्ची को मुझसे छीन ना ले। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझसे मेरी बेटी को कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पवन ने आकर प्राची के हाथ से उसकी बच्ची को छीन ले जाता है, और प्राची स्वीटी स्वीटी की आवाज़ लगाकर दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। तभी प्राची ने पाया कि वो सपना देख रही है और बेड से नीचे गिर गई है। प्राची पसीने से लथपथ हो गई थी और भगवान को धन्यवाद देती है कि भला है ये सपना था, पर अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता, अगर पवन ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्राची हर रोज़ की तरह उठी, घर का सारा काम निपटाकर खुद भी तैयार होती है और अपनी बेटी को भी तैयार करती है। स्कूल से अपनी बेटी को छोड़कर खुद अपने स्कूल जाती है। प्राची की ज़िंदगी कांटों से भरी हुई थी, ऊपर से पति के तलाक के बाद तो और भी नर्क बन गई थी। लोगों के हजार तरह के ताने उलाहने सुनती थी। कोई बेचारी बेचारी कहकर बुलाता, तो कोई अजीब सी चुभन भरी नज़रों से देखता था। प्राची हमेशा खुद को सबकी नज़रों से बचाकर रखती थी। वो अपने आसपास एक घेरा सा बनाकर रहती थी, और उस घेरे में न किसी को आने देती थी, न खुद पार करती थी। अपनी बेटी को भी सबकी नज़रों से बचाकर रखती थी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। प्राची की बेटी 15 साल की हो गई थी और अपनी माँ के हर दुख को भी बखूबी समझती थी। पापा की कमी उसे भी महसूस होती थी, पर अपनी मम्मी को कभी जताती नहीं थी। स्वीटी, चलो ना मम्मी, कहीं घूमने चलते हैं ना। मेरे सारे फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं। चलो ना मम्मा, हम भी कहीं चलते हैं। प्राची ने भी हाँ कह दिया था। अगले दिन प्राची अपनी मम्मी पापा और बेटी के साथ शिमला के लिए निकल जाती है और खूब मस्ती करते हैं शिमला की वादियों में। प्राची और स्वीटी इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि पूछो ही ना। मानो प्राची का बचपना फिर से वापस आ गया था। वहीं दूर पर बैठे प्राची के पापा और मम्मी खुशी के मारे उनकी आंखें भर गईं। आपस में बातें करते हैं कि एक अरसे बाद हमारी बेटी इतनी ज़्यादा खुश है। हे भगवान, हमारी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। बहुत दुख देखा है हमारी गुड़िया ने, पर अब और नहीं। प्राची के पापा ने मम्मी के कंधे को हल्के से दबाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी अब वो प्राची नहीं है जो हल्के से हवा के झोंके से डर जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है। बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मम्मी, हाँ सच कहा आपने, और अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछने लगती है। प्राची, स्वीटी चलो बच्चा, कुछ खा लेते हैं। स्वीटी, हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और सारे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी प्राची के पूरे बदन में एक अजीब सी सरसराहट सी होती है। उसे कोई जाना पहचाना आवाज़ सुनाई देता है। प्राची पलट कर देखती है तो अवाक सी रह जाती है। ये तो पवन है। पर पवन यहाँ कैसे? पवन का बेटर से झगड़ा हो रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पवन की निगाहें भी प्राची पर टिक गईं। फिर उसने अपनी बेटी को ध्यान से देखा और गले लगा लिया। पवन की मम्मी भी साथ में थी। पवन की मम्मी स्वीटी का गाल पकड़कर चूमते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। नाम क्या है बेटा आपका? स्वीटी, जी नहीं, मेरे पापा नहीं हैं। उनको तो मरे 15 साल हो गए हैं। मैं जब 1 महीने का मम्मा के पेट में थी तभी मेरे पापा मर गए थे। अब तो मेरी मम्मा और पापा दोनों मेरी मम्मा ही हैं। नाक मुँह सिकोड़ते हुए बेबाक होकर स्वीटी ने जवाब दिया। प्राची, क्या 1 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? प्राची, बोलो। पवन, प्राची मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। रोते हुए। प्राची, अच्छा, आज इतनी जल्दी बेटी याद आ गई तुम्हें, वो भी 15 साल बाद। पवन चुप। प्राची, माफ़ कर दूँ? तुमने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें एक बार माफ़ भी कर देती, पर अपनी बेटी के उन आंसुओं को कैसे माफ़ कर दूँ जो उसने अपने पापा के लिए बहाए हैं? कैसे? बोलो कैसे? जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तुमने मुझे धक्का मार कर निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, और कहते हो माफ़ कर दूँ तुम्हें? कैसे माफ़ कर दूँ? भरी कोर्ट में तुम लोगों ने मुझे बदचलन का टैग दे दिया था, उन जख्मों को कैसे माफ़ कर दूँ? रोते हुए। बोलो कैसे माफ़ कर दूँ? पवन, प्लीज़, आगे से तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। प्राची, ठीक है तो लौटा दो मेरे जीवन के 15 साल, माफ़ कर दूँगी तुम्हें। बोलो, अब चुप क्यों हो? बोलो ना। स्वीटी, चलो मम्मा, हमें किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन सर नीचे करके चुपचाप खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपको किसी अजनबी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का हाथ पकड़कर जाते हुए। और हाँ, रुककर, आपने मेरी मम्मा को तलाक दिया है ना, वैसे ही मैं भी आपको तलाक देती हूँ अपनी ज़िंदगी से। कभी भी अपनी ये मनहूस सूरत ज़िंदगी में न दिखाना। आगे बढ़ जाती है। दोनों माँ बेटी को एक दूसरे का हाथ थामे हुए जाते देखकर पवन वहीं बेबस सा बैठकर रोने लगता है, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई न था।